चलिए जी, लेट्स कंटिन्यू और सीरीज ऑफ एंटीबायोटिक्स। अब हम कवर करने लगे हैं सेफेलोस्पोरिन्स को। अच्छा, अब इसको स्टार्ट करने से पहले ना मुझे 2-3 कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स थे जो कि आपको बताने थे और वो इम्पोर्टेंट भी हैं। तो पहले मैं आपको वो बताती हूँ, फिर हम स्टार्ट करेंगे। अगर आपको याद हो, बिल्कुल पार्ट 1 में मैंने आपको ये पिक्चर दिखाई थी एंटीबायोटिक्स की और मैंने आपको बताया था कि ये सारी एंटीबायोटिक्स हैं जो कि आपको पढ़नी है। तो मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि सेल वॉल को इनहिबिट करने वाली पेनिसिलिन्स हैं, सेफेलोस्पोरिन्स हैं, कार्बापेनम्स हैं और मोनोपेक्टिन्स हैं। अब अगर आप यहाँ पे नोट करो इन सब के ऊपर क्या लिखा हुआ है, बीटा लैक्टेम्स। तो मुझे आपको यही बताना है कि आपकी ये जो सेल वॉल की सिंथेसिस को इनहिबिट करने वाली जितनी भी ये ड्रग्स दिख रही है ना आपको, इन सबको आप कहते हो बीटा लैक्टेम्स एंटीबायोटिक। अब वो आप क्यों कहते हो, उसकी रीज़न ये है कि अगर आप इस पिक्चर को देखो तो पेनिसिलिन्स हों, कार्बापेनम्स हों या फिर मोनोबैक्टम्स हों या फिर आपके सेफेलोस्पोरिन्स हों, इन सबके पास ना ये रिंग होती है। इस रिंग की वजह से ना इस रिंग की वजह से इनको आप बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक कहते हो, क्योंकि बेसिकली ये जो रिंग है, ये जो इस तरह करके ये रिंग बनी हुई है, इस रिंग का नाम है बीटा लैक्टम रिंग। इस बीटा लैक्टम रिंग की वजह से इन सबको आप बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स कहते हो। यू डोंट नीड टू गो इनटू डिटेल के यहाँ पे कौन सा ऑक्सीजन है, कौन सा हाइड्रोजन है, आपको वो सब नहीं देखना। लेकिन हाँ, आपको ये पता होना चाहिए कि बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स पेनिसिलिन है, सेफेलोस्पोरिन है, कार्बापेनम्स हैं और साथ मोनोबैक्टम्स हैं। ठीक है जी, तो एक तो आपने ये पिक्चर देख ली। यहाँ पे भी देख लो, पेनिसिलिन की हमने बात की, सेफेलोस्पोरिन की बात की, कार्बापेनम्स की बात की और मोनोबैक्टम्स की बात की। इन सब को आप ना सिर्फ सेल वॉल इन्हिबिटर कहोगे, बल्कि आप इनको बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक भी कह सकते हो। ये मुझे आपको बताना था, ठीक है जी। तो भाई अब हम कंटिन्यू करते हैं अपने सेफेलोस्पोरिन्स को। ये भी आपके पास क्या है, एक सेल वॉल सिंथेसिस इन्हिबिटर है और साथ-साथ आप इसको बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक भी कह सकते हो, सही है। अब सेल वॉल सिंथेसिस इन्हिबिटर है तो क्या करेगा, सेल वॉल को इन्हिबिट करेगा। तो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की अगर हम बात करें तो वही करता है जो कि आपका पेनिसिलिन करता था। अगर अभी तक आपने पेनिसिलिन की वीडियो देख ली, आपको पता होगा कि पेनिसिलिन किस तरह पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन के पास जाके लगती है, फिर वो ट्रांसपेप्टाइडेशन को इन्हिबिट कर देती है और फिर कुछ ऑटोलाइटिक एंजाइम्स आके आपकी जो सेल होती है उसकी डेथ करवा देते हैं। ठीक है? तो ये सब कुछ जो पेनिसिलिन करती थी ना, वही आपके सेफेलोस्पोरिन करेंगे। तो वहाँ से वो वीडियो अगर आपने देखी हुई है, एग्ज़ैक्टली आपने वही याद रखना है जो कि आपने पेनिसिलिन के लिए याद रखा है। ओके? तो हमने बात कर ली इसके मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन की। आगे अगर हम बढ़ें, तो सबसे पहले हम बात करेंगे जनरेशंस की। उस वीडियो में भी मैंने आपको बता दिया था कि आपकी जो सेफेलोस्पोरिन्स होती हैं, उस वीडियो मीन्स पार्ट 1 में मैंने आपको बता दिया था कि जो सेफेलोस्पोरिन्स होती हैं, उसकी 5 जनरेशन होती हैं। पहले फर्स्ट जनरेशन आई, फिर थोड़ी और अच्छी ड्रग्स आई जिनको हमने सेकंड जनरेशन बोला, फिर थर्ड जनरेशन आई, फिर फोर्थ जनरेशन आई और अब जो रीसेंट है वो आपके पास फिफ्थ जनरेशन है। तो आप समझ पा रहे होगे कि सबसे अच्छी आपके पास फिफ्थ जनरेशन होंगी और जिनका थोड़ा नैरो स्पेक्ट्रम होगा, जो ज़्यादा अच्छी एंटीबायोटिक्स नहीं होंगी, वो आपकी फर्स्ट जनरेशन होंगी। क्योंकि जनरेशन के साथ-साथ इनमें बेहतरी आती गई होगी, ठीक है? तो ये मैं आपको बताना चाह रही थी। बाकी इनको याद करने की जो ट्रिक है वो मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में दे दी थी, तो यहाँ पे मैं रिपीट नहीं करूँगी, ठीक है? इन ड्रग्स को याद कर लेना, ठीक है? बाकी ड्रग्स की और कुछ डिस्कशन है वो हम करते हैं, तो वहाँ पर हम और इन ड्रग्स के नाम को देख लेंगे। अच्छा, अब अगर हम बात करें सेफेलोस्पोरिन्स की रेज़िस्टेंस की, मैंने पार्ट 2 में भी बताया था रेज़िस्टेंस क्या होती है, कि बैक्टीरिया ड्रग के अगेंस्ट अपने अंदर चेंजिंग लेके आ जाता है और हम कहते हैं बैक्टीरिया ने रेज़िस्टेंस डेवलप कर लिया है। वो कोई ना कोई ऐसी चीज़ अपने अंदर लेके आता है जिसके बाद ड्रग उस पे काम नहीं कर पाती, ठीक है? तो वहाँ पे मैंने आपको डिटेल में पिक्चर से समझाया था पेनिसिलिन में कि किस-किस तरह से रेज़िस्टेंस डेवलप होती है। यहाँ पे मैंने बस लिख दिया ताकि आपका रिवीजन हो जाए। तो जो रेजिस्टेंस आपने पेनिसिलिन के लिए देखी थी ना, एग्जैक्टली वही रेजिस्टेंस सेफेलोस्पोरिन के अगेंस्ट बैक्टीरिया अपने अंदर लेके आता है। वहाँ पे हमने बात की थी कि अक्सर बैक्टीरिया जो होते हैं वो अपने जो पोरिन स्ट्रक्चर होते हैं उसके अंदर चेंजिंग ले आते हैं। अगर ये सेल है तो ये चैनल होता है जिसको हम पोरिन कहते हैं और इसके थ्रू जो होगी वो ड्रग अंदर आ रही होगी। ये अपने जो स्ट्रक्चर में चेंज लेके आ जाएगा जिसके बाद ये जो ड्रग होगी वो अंदर नहीं आ पाएगी। तो इसे हम कहते हैं कि इसने अपने पोरिन जो स्ट्रक्चर है उसमें चेंज लेकर आ गया। इसके अलावा कुछ पंप जनरेट कर लेता है अपनी सेल वॉल में। लाइक अगर ये सेल वॉल है तो ये एक ऐसा पंप जनरेट कर लेगा जिसकी वजह से क्या होगा, एग्जाम्पल अगर ये ड्रग है तो ये पंप इससे इस ड्रग को उठा के बाहर फेंक देगा, ठीक है? तो ये पंप है। इसके अलावा आपके ये जो सेफेलोस्पोरिन्स होते हैं या फिर पेनिसिलिन होते हैं, ये दोनों के दोनों क्या करते हैं, ट्रांसपेप्टाइडेज़ या इसी का दूसरा नाम होता है पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन। इसके पास जाके काम करते हैं, इसको बेसिकली इनहिबिट कर देते हैं, ठीक है? तो अगर वो अपने इसी एंजाइम के अंदर चेंज लेकर आ जाएगा, इसी पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन के अंदर चेंज आ जाएगा, लाइक अगर ये ऐसी थी तो इसने अपने आप को ऐसे कर लिया। तो अब आपके ये जो सेफेलोस्पोरिन्स हैं और जो वो हैं पेनिसिलिन्स हैं, वो इसको आइडेंटिफ़ाई नहीं कर पाएँगे। जब वो आइडेंटिफ़ाई नहीं कर पाएँगे, तो वो इसके अगेंस्ट काम नहीं कर पाएँगे, ठीक है? तो बेसिकली जिसका जो इनका टारगेट है, उसके अंदर चेंज लेकर आ गए।
या फिर पेनिसिलिनेज या फिर बीटा लैक्टेमेज इसी को हम कहेंगे वो बना ली है। ज जो ये एंजाइम क्या करेंगे बेसिकली ये सेफ़ालोस्पोरिन हो या फिर पेनिसिलिन हो, उनकी जो बीटा लैक्टम रिंग होगी ना, उसी को ब्रेक कर देंगे। तो जब इनकी बीटा लैक्टम रिंग ब्रेक हो जाएगी, तो ये ड्रग खराब हो जाएगा, ये ड्रग काम का नहीं रहेगा। तो नाउ यू आर गेटिंग कि हमने पेनिसिलिनेज को बीटा लैक्टेमेज क्यों बोला था? क्योंकि आपकी जो पेनिसिलिन्स होती हैं या फिर सेफ़ालोस्पोरिन्स होती हैं, इन्हीं के अंदर आपको बीटा लैक्टम रिंग मिलती है, जिसके अगेंस्ट ये एंजाइम काम करता है। तो इसलिए हम कहते हैं बीटा लैक्टेमेज, ठीक है? अगर आपने रेजिस्टेंस वाली वीडियो देखी तो आपको ये तीनों पॉइंट समझ आ रहे होंगे, मैंने एक बार वापस भी बताएँ, लेकिन पहले पेनिसिलिन की वीडियो देखना, तभी आपको ये सब कुछ समझ आएगा। मैंने रिवाइज़ करवा दिया है यहाँ पे भी, ओके? अब हम बात करते हैं अपनी वीडियो के मेन पार्ट की। मैंने वहाँ पर भी आपको ड्रग्स को अच्छे से एक्सप्लेन किया था पार्ट 1 में। अभी भी मैं कोशिश करूँगी जितना एक्सप्लेन कर पाई करूँगी, ठीक है? सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट जनरेशन की। इसके अंदर मैंने आपको जो ड्रग्स याद करवाई थी वो कौन-सी थी? सेफ़ाज़ोलिन, सेफ़ालेक्सिन, ठीक है? आपको याद क्या रखना है कि ग्राम पॉजिटिव के अगेंस्ट काम करती हैं, ग्राम नेगेटिव के अगेंस्ट कम काम करती हैं, तभी आपको एक एरो दिख रहा है ग्राम नेगेटिव के साथ, ठीक है? एनारोब के अगेंस्ट भी काम करती हैं, लेकिन ये एक बैक्टीरिया होता है व्हिच इज़ फ्लैजेलस, उसके अगेंस्ट ये काम नहीं कर सकती, ठीक है? और बाकी ये आपका बीबीबी यानी कि आपका ब्लड ब्रेन बैरियर जो होता है, उसको क्रॉस नहीं कर सकती और इनके अगेंस्ट आपको कोई रेजिस्टेंस देखने को नहीं मिलती है। दिस वाज़ ऑल यू नीड टू नो अबाउट द फर्स्ट जनरेशन। आई एम रिपीटिंग अगेन, ठीक है? फर्स्ट जनरेशन के जो ड्रग्स हैं, उसमें आपको सेफ़ाज़ोलिन, सेफ़ालेक्सिन याद रखना है। ये ग्राम पॉजिटिव के अगेंस्ट काम करती हैं, लेकिन ग्राम नेगेटिव के अगेंस्ट थोड़ा कम काम करती हैं। एनारोब्स जो होते हैं उसके अगेंस्ट भी काम करती हैं, लेकिन एक्सेप्शन है कि जो फ्लैजेलिस है उसके अगेंस्ट ये काम नहीं करती, ठीक है? आपके बीबीबी को क्रॉस नहीं कर सकती, इनके अगेंस्ट आपको कोई रेजिस्टेंस भी देखने को नहीं मिलती है। डन। और कुछ भी नहीं आपने फर्स्ट जनरेशन से याद रखना। अब बात करते हैं सेकंड जनरेशन की। इसके अंदर जो आपको ड्रग्स याद रखनी है उनका नाम है सेफेक्लर, सेफुरोक्सिम, सेफोटिटेन, ठीक है? मस्ट आपको ये 3 जो ड्रग्स हैं उनके नेम आपको पता होने चाहिए कि इनका ताल्लुक सेकंड जनरेशन से है, ओके? अब अगर हम बात करें यूज़ की तो ये ग्राम पॉजिटिव के अगेंस्ट काम करती हैं, ग्राम नेगेटिव के अगेंस्ट और ज़्यादा काम करती हैं, तभी इनके साथ आपको 2 एरो दिख रहा है, ठीक है? अब ऑफ कोर्स फर्स्ट जनरेशन थी, फिर ये सेकंड जनरेशन आई, तो ये थोड़ी और डेवलप्ड है, ठीक है? तभी ये आपके ग्राम नेगेटिव के अगेंस्ट ज़्यादा काम कर रही है। लेकिन ये इतनी भी अब इतनी डेवलप नहीं हुई है कि एनारोब्स के अगेंस्ट और साथ बीटा फ्लैजेलस के अगेंस्ट काम कर ले, ठीक है? तो एनारोब्स के अगेंस्ट तो ये काम करती है, लेकिन ये जो आपका फ्लैजेलस बैक्टीरिया है इसके अगेंस्ट काम नहीं कर सकती। इसके अलावा ये भी आपकी बीबीबी को क्रॉस नहीं कर सकती, सिर्फ़ एक ड्रग होती है सेफुरोक्सिम, ये आपकी बीबीबी को क्रॉस कर लेती है, ठीक है? मीन्स ये ब्रेन में जा सकती है। तो तभी हम ना इसको ना मेनिंजाइटिस में देते हैं। मेनिंजाइटिस के ट्रीटमेंट के लिए आप देते हो सेफुरोक्सिम को, ठीक है? ये नोट्स में ऐड कर लेना। ठीक है जी। अच्छा जी, साथ यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये जो दोनों ड्रग्स हैं सेफुरोक्सिम और सेफ्टोटिटेन, इनके अगेंस्ट आपको रेजिस्टेंस भी देखने को मिल सकती है। डन, दिस इज़ ऑल यू नीड टू नो अबाउट सेकंड जनरेशन। अगेन आपको रिवाइज़ करवाऊँगी। सेकंड जनरेशन में आपके पास सेफेक्लर है, सेफुरोक्सिम है, सेफोटिटेन है, ठीक है? ये ग्राम पॉजिटिव के अगेंस्ट और ग्राम नेगेटिव के अगेंस्ट दोनों के अगेंस्ट अच्छी तरह काम कर सकती हैं। एनारोब के अगेंस्ट भी काम कर सकती हैं, लेकिन फ्लैजेलस के अगेंस्ट काम नहीं कर सकती। बीबीबी को भी क्रॉस नहीं कर सकती, लेकिन सेफुरोक्सिम क्रॉस कर सकता है और बाकी सेफुरोक्सिम और ये जो दूसरी ड्रग है इनके अगेंस्ट रेजिस्टेंस भी आपको देखने को मिलती है। डन। अब हम बात करेंगे थर्ड जनरेशन की। मैंने आपको वहाँ पे बताया था कि इसको आपने किस तरह याद रखना है कि थर्ड जनरेशन की जितनी भी ड्रग्स होती हैं, वो या तो आईएमई पे या तो ओन पे या तो टीईएन साउंड पे एंड हो रही होती हैं। इनके लिए आपको सफ़िक्स आपको याद रखने होंगे ये तीनों, आईएमई, ओएनई एंड टीईएन, ठीक है? अब आप नोट करो क्या-क्या है आपके पास। सेफ्ट्रायोक्सोन है, सेफ्टो सेफोटेक्सिम है, आईएमई आ रहा है, ठीक है? इसके अलावा सेफ्टिब्यूटेन है, तो टीईएन आ रहा है। साथ आपको एक्सेप्शन याद रखनी है सेफुरोक्सिम की। सेफुरोक्सिम बहुत तंग करता है। नोट करो ये आपके पास आईएमई पे एंड होता है, लेकिन ये सेकंड जनरेशन की ड्रग है, ठीक है? तो आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना है। आपसे फॉर एग्ज़ाम्पल सवाल आ गया कि सेफुरोक्सिम जो है वो किस जनरेशन की है? अब आप बोलो कि मैम ने तूने मॉर्निंग बताया था कि आईएमई पे जो एंड होती हैं वो थर्ड जनरेशन की होती हैं, ठीक है? लेकिन यहीं पे मैंने आपको एक्सेप्शन भी बताई है कि एक ड्रग है सेफुरोक्सिम जिसके साथ आईएमई साउंड आता है, लेकिन वो सेकंड की है, ठीक है? तो मैंने ये आपको पार्ट 1 में भी बहुत बार रिपीट किया था, अभी भी रिपीट कर रही हूँ, गलती नहीं करना। ठीक है जी। अच्छा जी, अब हम बात करें अगर इसके यूज़ेज़ की, तो इसका ना ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, यानी कि ये ज़्यादा से ज़्यादा बैक्टीरिया को कवर कर पाएगी, उनके अगेंस्ट काम कर पाएगी। तो एक ग्राम नेगेटिव के अगेंस्ट आप देखो 3 एरो आपको दिख रहे हैं, तो इट इज़ शोइंग कि ये बहुत ज़्यादा अच्छे से काम कर सकती है। इसके अलावा ग्राम पॉज़िटिव, कोकाई, रोड्स सबके अगेंस्ट ये काम कर पाती है, एनारोब के अगेंस्ट भी काम कर पाती है और ये जो आपका फ्लैजेलिस है जो पीछे इतना तंग कर रहा था, इनके अगेंस्ट आपकी फर्स्ट, सेकंड दोनों काम नहीं कर पा रही थी, लेकिन आपकी थर्ड काम कर पाती है, तो इसलिए आपको यहाँ पे टिक मार्क दिख रहा है। ये आपकी बीबीबी को भी क्रॉस कर सकती है और इसके अगेंस्ट आपको रेजिस्टेंस भी देखने को मिलती है। अब हम बात करते हैं 4th जनरेशन की, इसके लिए आपको याद रखना है सेफिपीम, ठीक है? इसके लिए आपको याद रखना है सेफिपीम।
ठीक है? इसका भी वही होता है, इसका भी ब्रॉड स्पेक्ट्रम है जैसे थर्ड का था, तो ये बिल्कुल वही चीज़ें कवर करेगी जो आपका थर्ड कवर कर रहा था। लेकिन ये भी आपका जो फ्रेजिलिस है ना, उसके अगेंस्ट काम नहीं कर सकती। तो आप नोट करो, अगर आपको कभी पूछा जाए ना कि फ्रेजिलिस के अगेंस्ट कौन-सी ड्रग सबसे बेस्ट काम करेंगी, तो आपने थर्ड जनरेशन को चूज़ करना है। जो भी आपको थर्ड जनरेशन की ड्रग दिखेगी, आपने उसी को टिक करना है, ठीक है? क्योंकि आप नोट कर लो, ये भी नहीं काम कर पा रही, ये भी नहीं काम कर पा रही, ये भी नहीं काम कर पा रही। फोर्थ जनरेशन सबको कवर कर रही है, मगर फ्रेजिलिस को कवर नहीं कर रही। अच्छा नोट करो, ये भी आपकी बीबीबी को क्रॉस नहीं कर सकती, इसके अगेंस्ट आपको रेजिस्टेंस देखने को मिलती है। अब लास्टली आपकी फिफ्थ जनरेशन की ड्रग्स बची हैं, इसमें आपको एक याद रखनी है सेफ्टाज़ोलिन। और सेफ्टाज़ोलिन के लिए आपको इतना पता होना चाहिए कि सेफ्टाज़ोलिन आप मर्सक की ट्रीटमेंट के लिए दे सकते हो। मर्सा क्या है? अगर आपने पेनिसिलिन का पार्ट देखा है ना, आपको पता होगा मर्सा क्या है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि आपका ना एक बैक्टीरिया था, उसका नाम था स्टेफ ऑरियस, ठीक है? तो क्या हुआ कि उसकी ना ये उसकी है वो एंजाइम जिसके थ्रू ये अपनी सेल वॉल बनाएगा। इस एंजाइम का नाम क्या है? ट्रांसपेप्टाइडेज़। इसी को हम पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन भी कह सकते हैं, ठीक है? ये सब बातें हम कर चुके हैं। अच्छा, अब हमने क्या करा, हमने हमने देखा कि यार इसने इन्फेक्शन करा है, तो हमने इसके अगेंस्ट ना एक पेनिसिलिन दी, उसका नाम था मेथिसिलिन, ठीक है? जब हमने इसको मेथिसिलिन दी ना, तो आपके ऑरियस ने क्या करा, अपने अंदर चेंज लेकर आया और इसने अपना स्ट्रक्चर ही चेंज कर लिया, ठीक है? अब हमने मेथिसिलिन को समझाया था कि वो इसको पहचानेगी, लेकिन जब उसका स्ट्रक्चर चेंज हुआ, तो वो अब इस आपकी ये जो पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन है, ये उसको पहचान ही नहीं पाई, ठीक है? हमने मेथिसिलिन को इसको इनहिबिट करने के लिए भेजा था ताकि बैक्टीरिया की सेल वॉल ना बने, लेकिन मेथिसिलिन इसको पहचान ही नहीं पाई क्योंकि इसने अपनी बाइंडिंग प्रोटीन के अंदर चेंज लेकर आ गया, ठीक है? तो तभी हमने अब आपको इसको क्या कहना शुरू कर दिया, हमने इसको कहना शुरू कर दिया एमआरएसए। एमआरएसए का मतलब क्या था? मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफ ऑरियस। कि आपका ये जो स्टेफ ऑरियस है, वो अपने अंदर एक ऐसी चेंज लेकर आ गया है, जिसकी वजह से वो रेजिस्टेंस डेवलप कर चुका है मेथिसिलिन के अगेंस्ट। तो अब मेथिसिलिन आप इसकी ट्रीटमेंट के लिए नहीं दे सकते, ठीक है? तो फिर आप क्या दोगे? सो दिस इज़ योर आंसर कि आपने सेफ्टाज़ोलिन देनी है मर्सा की ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है? तो मर्सा क्या है? आपका एक ऐसा बैक्टीरिया है जिसको आपने मेथिसिलिन दी थी। अब वो उससे रेज़िस्ट हो गया, तो हमने क्या कहना शुरू कर दिया, मेथिसिलिन रेज़िस्टेंट स्टेफ ऑरियस, सिंपल। यहाँ पर आपकी ये चीज़ें कंप्लीट हो गई। अब अगर हम नेक्स्ट बात करें, अब हम बात करते हैं, बिल्कुल हमारा लास्ट टॉपिक है सेफेलोस्पोरिन्स की एडवर्स इफ़ेक्ट की, ठीक है? आपको याद क्या रखना है? आपको याद रखना है कि पहले तो आप निमोनिक याद रखो, सेव द जायंट, ठीक है? आपसे कोई पूछे तो आपने वर्ड जायंट को याद रखना है और फिर आपने एडवर्स इफ़ेक्ट बता देने हैं। जी से क्या था? नोज़िया, वॉमिटिंग, डायरिया। आई से क्या होगा? इंक्रीज़ इन द ग्लूकोज़। ए से क्या होगा? एनाफाइलैक्सिस मीन्स वही एलर्जिक रिएक्शंस होंगे। एन से नेफ्रोटॉक्सिसिटी मीन्स किडनी में इश्यू होगा। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया यानी कि ब्लीडिंग डिसऑर्डर होगा प्लेटलेट की कमी की वजह से, ठीक है? तो ये आपके हो गए क्या? एडवर्स इफ़ेक्ट। अब आपकी बुक की ये लाइन है, मैं फ़ॉलो करती हूँ गेटजंग को, तो उसमें ये लिखा हुआ है कि जो थर्ड जनरेशन की ड्रग है, जैसे कि सेफापिराज़ोन, सेकंड की है सेफोटिडेन, इनके पास ना एक ग्रुप होता है, उसका नाम होता है मिथाइल थायोटेट्राज़ोल ग्रुप। जिनके पास भी ग्रुप होता है ना, वो क्या एडवर्स इफ़ेक्ट करती हैं? एक तो वो डाइसल्फ़ाइड लाइक रिएक्शंस करती हैं, दूसरा वो प्रोथ्रोम्बिन की डेफिशिएंसी करती हैं, ठीक है? अब डायसल्फ़ाइड लाइक रिएक्शंस क्या होते हैं, वो मैं आपको फिर कभी डिटेल में बताऊँगी। अभी के लिए आप सिर्फ़ याद कर लो कि डायसल्फ़ाइड लाइक रिएक्शंस जो होते हैं, वो कौन करता है? वो आपकी ये ड्रग्स करती हैं। इसके अलावा प्रोथ्रोम्बिन की डेफिशिएंसी होगी, तो अगेन वही बात हो गई, ब्लीडिंग डिसऑर्डर होगा। ठीक है जी? तो आपने ये पॉइंट भी याद रखना है, ये आपका एमसीक्यू बन सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपसे पूछ लें कि इनमें से कौन जो है डायसल्फ़ाइड लाइक रिएक्शन करेगा, तो आपको ये ड्रग्स के नाम पूछे जा सकते हैं। या आपसे पूछा जा सकता है कि आपके पास थर्ड या सेकंड जनरेशन के पास ऐसा क्या होता है, जिसकी वजह से वो डायसल्फ़ाइड लाइक रिएक्शंस करता है? तो आपको पता होना चाहिए कि उनके पास मिथाइल थायो टेट्राज़ोल ग्रुप होता है। तो एमसीक्यू कुछ भी बन सकता है, आपको अगर ये इन्फॉर्मेशन होगी आप इज़िली क्रैक कर लोगे। तो वी आर डन विद सेफालोस्पोरिन, आई होप कि समझ आ गया हो। थैंक यू।